Hello everyone, this is Venu and welcome back to my YouTube channel which is all about Canada. So जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में IELTS के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी, सो इस वीडियो में हम इन डेप्थ अलग अलग सेक्शंस के ऊपर बात करेंगे. सो आज का वीडियो इज ऑल अबाउट द रीडिंग सेक्शन ऑफ द IELTS एग्जाम. As I told you earlier, you have to give reading, writing, listening and speaking for both academic and general IELTS. तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज एग्जाम्स इज दैट कि रीडिंग और राइटिंग सेक्शंस आर डिफरेंट फॉर बोथ. अदरवाइज आपके लिसनिंग और स्पीकिंग जो है दोनों में सेम है, वेदर इट बी जनरल या अकेडमिक, कोई भी आइल्स ले लीजिए. राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग जो है वो आपके एक दिन में कंप्लीट हो जाते हैं और you can book your speaking test either 1 week before or 1 day after your anything that works for you. बात करें रीडिंग सेक्शन के ऊपर, तो ये एग्ज़ाम 60 मिनट्स के लिए होता है, दैट इज़ 1 आवर, एंड यू हैव टू आंसर 40 क्वेश्चंस. आपको 3 लंबे टेक्स्ट्स दिए होते हैं और पैराग्राफ्स जिनको आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ रीड करना होता है, एनालाइज करना होता है एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो द टेक्स्ट्स. और इन आंसर्स को बहुत केयरफुली अपने आंसर शीट्स में ट्रांसफ़र करना होता है बिकॉज यू गेट स्पेसिफिक टाइम फॉर ट्रांसफरिंग योर आंसर्स टू द आंसर शीट, एंड इफ़ यू डोंट कंप्लीट इट इन टाइम, इवन दो मैंने कई लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स सुने हैं, पीपल ट्राई टू मेमोराइज द आंसर्स एंड दे फील कि मैं लास्ट में सारे आंसर्स ट्रांसफ़र करूँ. एंड ऑफ द सेक्शन दे डोंट गेट इनफ टाइम और सारे आंसर्स वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाते और उसके वजह से उनकी स्कोरिंग पे बहुत अफेक्ट पड़ता है. सो आई वुड सजेस्ट टिप नंबर 1 कि जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट है कि इस क्वेश्चन का यही आंसर है, स्ट्रेट अवे यू हैव टू ट्रांसफ़र इट इनटू द आंसर शीट. डोंट वेट कि मैं पूरा सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ट्रांसफ़र करूँ. जो 3 टेक्स्ट्स आपको दिए होते हैं वो बुक्स, नॉवेल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इन सारे सोर्सेज से लिए होते हैं एंड दे आर नॉन रिपीटेटिव. Don't even think of memorizing the answers because all the texts are different. So there are a variety of question types ranging from multiple choice question to match the following to sentence completion, which answer suits the question best, to completing flow charts, complete the following diagram labeling, note completion, table completion, summary completion. And let's talk in detail about each of the type of questions asked. Okay, so first up would be the multiple choice questions. So इसके बारे में most of the people are aware कि what is MCQ. हम school level से ये देते आते हैं, तो we are well aware with that. So there can be 3 kinds of MCQ questions. A, B, C, D options में से you have to choose the correct one. Second type can be you get 5 options A, B, C, D, E, उसमें से you have to choose the best 2 that applies. And third type would be you get 7 options and you have to choose the best 3. आपका correct option होगा वो you have to transfer it into the answer sheet. Yeah, so इसमें you get those kind of questions जहाँ पर half of the sentence is given to you और आपको वो बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है जो सेंटेंस को करेक्टली कंप्लीट कर सके, या फिर यू गेट अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू चूज़ कि कौन सा आंसर इसको बेस्ट जस्टिफाई कर सकता है. टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी इज़ दैट इट इज़ नॉट दैट सिंपल, क्योंकि कोई भी आंसर्स आपको डायरेक्टली नहीं दिए होते. नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस टेक्स्ट में है और वही सेंटेंस को हाफ करके वो लोग क्वेश्चन में देते हैं एंड द अदर हाफ यू गेट इन द ऑप्शंस. नो, इट डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग और आप कितना समझे हैं उस टेक्स्ट को. ऑप्शंस, जो चारों ऑप्शंस होते हैं काइंड ऑफ बहुत सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप कितने अच्छे से वो क्वेश्चन को समझे हैं और वो पैसेज को समझे हैं, सो दैट यू कैन आंसर इट वेल. ओके, टिल द टाइम यू हैव टू गिव एग्ज़ाम आप मेक श्योर कीजिए कि मोस्ट ऑफ द जो सैम्पल पेपर्स है उसमें आप आंसर सॉल्व करते हैं एंड द आंसर्स आर करेक्ट. और टिप मैं आपको देना चाहूँगी फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इज़ दैट
रीडिंग सेक्शन को बिगिन करने से पहले, यानी कि आपके पैसेज को पढ़ने से पहले, जस्ट वंस, इवन इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, आप जो क्वेश्चंस है और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसे एक बार बहुत क्विक वे में पढ़ लें बिफोर रीडिंग द पैसेज। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा सिचुएशन होती है कि जब हम पैसेज पढ़ते हैं वी डू नॉट नो कि नीचे क्या क्वेश्चंस दिए हैं, राइट? अगर आप पहले पैसेज पढ़ ले तो उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं और आपने इतना बड़ा पैसेज पढ़ा होता है तो यू हैव सर्टन डाउट कि लेट मी रीड द पैराग्राफ वंस अगेन। जब आप पैसेज पहले पढ़ते हैं देन यू रीड द क्वेश्चन, देन अगेन यू गेट बैक टू द पैसेज, री वेरीफाई कि जो आप सोच रहे हैं, जो आंसर आपको लगता है वो करेक्ट है या नहीं, देन यू रीड योर ऑप्शंस, देन अगेन यू सर्च फॉर दोज ऑप्शंस इन द पैसेज। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इन दैट। क्वेश्चंस पढ़े हैं तो आप पैसेज को उसी वे में पढ़ेंगे और आप वो क्वेश्चन के कीवर्ड्स फाइंड करोगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि यू गेट योर आंसर्स व्हाइल रीडिंग द पैराग्राफ इफ यू हैव रेड योर क्वेश्चंस एंड आंसर, दैट विल सेव योर टाइम। आंसर की करेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज भी ज़्यादा हो जाती है। ओके, सो ये तो हो गई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात। द सेकेंड टाइप वुड बी आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन। इसमें यू गेट क्वेश्चंस डू दी स्टेटमेंट्स अग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट। तो इसमें को आंसर करना होता है आइदर ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन में। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉल्स एंड नॉट गिवन इज इम्पॉर्टेंट। फॉल्स मतलब ये बात गलत है, दैट इज जो क्वेश्चन में बोला गया है और जो पैसेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है दो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। बट नॉट गिवन मतलब जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में पूछी गई है उसका कोई जिक्र पैराग्राफ में नहीं किया गया है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक डिफरेंस, और फॉल्स और नॉट गिवन में यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, इसमें मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी विच इज़ दैट कि आप अपने पास जो खुद की नॉलेज है, खुद की आपके अंडर के बाहर के नॉलेज है या जो अंडरस्टैंडिंग है उसे आप बिल्कुल इसमें यूज़ ना करें। ट्रू फॉल्स के लिए यू हैव टू डिपेंड ओनली ऑन द पैराग्राफ। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सही है, ट्रू है, फॉल्स है, इस पर ध्यान दीजिए। भले अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज वो चीज़ फॉल्स है बट अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ गिवन वो चीज़ ट्रू है, तो यू हैव टू मार्क इट ट्रू। मैचिंग इन्फॉर्मेशन में आपको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी होती है एंड यू हैव टू गेट कि कौन से पैराग्राफ में ये दिया हुआ है। इफ आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में या तो कोई रीज़न फाइंड आउट करना होता है या कोई डिस्क्रिप्शन होता है या कोई लॉजिकल स्टेटमेंट होती है, वो कंपैरिजन होती है, समरी हो, सेंटेंस फॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए हो सकते हैं, आपको रीज़न और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। Okay. Another important type of question would be matching the headings. लॉन्ग टेक्स्ट रीड करते हैं उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सी हेडिंग इसको बेस्ट जस्टिफाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ऑप्शंस गिवन टू यू। सो जो हेडिंग आपको करेक्ट लगे एज पर द पैराग्राफ एंड एज पर द टेक्स्ट एंड योर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन पैटर्न जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से इवेल्युएट हो सकते हैं। इसके बाद की क्वेश्चन टाइप वुड बी सेंटेंस कंप्लीशन। इसमें दे गिव यू अ पार्शियल स्टेटमेंट इन द क्वेश्चंस और आपको राइट डाउन करना होता है उसका आंसर, बट दे ऑलवेज स्पेसिफाई कि कितने वर्ड्स एट द मैक्स होने चाहिए एंड उसमें वो लोग क्लियरली लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें वो लोग लिखते हैं कि नो मोर देन 4 words to be used और no more than 3 words to be used to complete the answer. Word limit आपको दी जाती है, you cannot exceed your word limit. And my tip would be please recheck the spellings and grammar once, twice, thrice जब तक आप श्योर नहीं है कि ये करेक्ट है, बिकॉज अगर आपने आंसर करेक्ट लिखा है बट आपके स्पेलिंग में मिस्टेक है या ग्रामर में मिस्टेक है, कैन इवन नॉट गिव यू एनी मार्क्स फॉर योर आंसर। आपका डायरेक्टली वो आंसर नील या ज़ीरो में काउंट होगा। सो प्लीज़ डू चेक द स्पेलिंग। आप ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव ना हो, टू द पॉइंट आंसर करें और सिंपल वर्ड्स और स्पेलिंग्स के साथ अगर आप कंफर्टेबल है प्लीज़ यूज़ दोज बट डोंट मेक मिस्टेक्स, अदरवाइज
otherwise you can lose your marks. Okay, so इसके अलावा instead of the third paragraph or the text they can even give you a flow chart, a diagram that needs labeling, या फिर एक table जिसमें boxes empty होते हैं and you have to fill in with the understanding from the passage. सो मैं आपको फ्यू सेंटेंसेस फ्रॉम द पैराग्राफ दिए होते हैं जिसके बेसिस पर यू हैव टू सम द पैराग्राफ अप. तो आपको वर्ड लिमिट ध्यान में रखनी चाहिए. हाइफन अगर आप बीच में डालेंगे तो दैट वुड बी कंसिडर्ड अ सिंगल वर्ड. फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एज द नेम इज क्लियर कि शॉर्ट आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के, और दैट इज ऑल्सो वर्ड लिमिट स्पेसिफिक एंड डू नॉट एक्सटेंड द वर्ड लिमिट. तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रीडिंग सेक्शन के ऊपर, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. जो सर्टिफाइड मार्कर्स होते हैं वो आपके पेपर्स को टेस्ट करते हैं एकेडमिक रीडिंग टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे. दे प्रोवाइड यू अ स्कोर बैंड फॉर द रीडिंग सेक्शन. 9 बैंड स्केल पे आप इवेल्युएट होते हैं. इफ़ यू नीड मोर डिटेल्स ऑन द रीडिंग सेक्शन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. और अगर सैम्पल पेपर्स चाहिए तो प्लीज़ इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल शेयर द लिंक्स विथ यू. थोड़े टिप्स भी दिए हैं कि इस तरीके से आप बेटर कर सके, एंड आई वुड अर्ज कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करें. बुक्स आती है विथ क्वेश्चंस, लाइक उन्हें सॉल्व करें. एंड इफ़ यू फील कि आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप सॉल्व करते हैं एक स्टॉप वॉच सेट कीजिए और सॉल्व करते जाइए पेपर्स. व्हेन यू बिगिन विद योर प्रैक्टिस, आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए कि आप पूरा रीडिंग सेक्शन सॉल्व करिए एंड यू सी कि आप कितना टाइम लेते हैं. उसके बाद आप आंसर्स इवेल्युएट करें तो आपको पता चलेगा कितने टाइम में आपने कितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं. थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होने के बाद आप एक स्पेसिफिक टाइम सेट कीजिए कि मेरे इतने क्वेश्चंस इतने टाइम में इवेल्युएट होकर आंसर शीट पर ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए इतने टाइम. तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते जाएं, आई कैन डेफिनेटली अश्योर कि आपकी इंग्लिश भी स्ट्रेंथन होगी. और वुड सजेस्ट कि रीड न्यूज़पेपर्स, दैट इज़ द बेस्ट थिंग. और धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी. सो डोंट थिंक यू नीड कि कोई बाहर से आपको सिखाए. यू हैव द एबिलिटी कि आप, हर एक इंसान खुद से ही सीख सकता है. कोई आपके दिमाग में कोई चीज़ें फीड नहीं कर सकता है. सो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर वुड बी योर होल्ड ऑन इंग्लिश एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिस्क्रिप्शंस. If you like this video, please do give it a thumbs up, share it with your friends and family whosoever would be giving IELTS soon and preparing for Canada. And please comment down below anything that you would want in detail, and I will see you very soon with my next video on IELTS. So, à bientôt!